सवाल पूछे भी जाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। आवेश किसे कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कि कोई पदार्थ एक है जो आवेशित नहीं है और एक ये दूसरा पदार्थ है जो आवेशित है, दोनों में क्या अंतर होगा, दोनों के गुणों में क्या अंतर होगा जिससे हम पहचान जाए कि एक आवेशित है दूसरा आवेशित नहीं है? जी कैसे पहचानेंगे? वीडियो सही चल रहा है? ये कोरोना के चलते सब हो रहा है ना? कोरोना में पूरे एक साल तक पढ़ाई बंद रही, वीडियो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है हमारा? हेलो, वीडियो सही चल रहा है? वीडियो सही चल रहा है या रुक रुक के आ रहा है? सही है, ओके। कोई पदार्थ अगर आवेशित नहीं होगा तो उसके आसपास अगर किसी दूसरे पदार्थ को रखा जाएगा तो उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, कोई बल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आवेशित पदार्थ है और इस आवेशित पदार्थ के आसपास कोई दूसरा आवेशित पदार्थ हम लेकर के आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे या पास खींचेंगे। तो अगर कोई पदार्थ अपने आसपास के दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो हम कहते हैं कि वो आवेशित है, और अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ आवेशित नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आवेश की परिभाषा कैसे दे भाई? तो अगर परिभाषा देने में समस्या होती हो तो सीधा सीधा उसका जो मुख्य गुण है उस मुख्य गुण के आधार पर ही हम लोग उस पद को परिभाषित करते हैं। तो आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। किसे कहते हैं भाई आवेश? तो किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। आगे हम लोग नोट्स भी बनाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, एक एक टॉपिक को हम लिखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी आपका हुआ करेगा, कहीं से कोई कमी नहीं होगी। तौसीफ साहब याद आ रहा है जो पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था वो सब याद आ रहा है? आ रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब समस्या ये है कि धन आवेश और ऋण आवेश में कैसे अंतर समझा जाए। धन आवेश किसे कहेंगे और ऋण आवेश किसे कहेंगे? कोई बताएंगे? धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है? रजनीश जुड़े हैं? धन आवेश किसे कहेंगे, ऋण आवेश किसे कहेंगे? तो जब किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान, जब किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान उसके आसपास के वातावरण की अपेक्षा अधिक होता है तो उसके आवेश को हम धनावेश कहते हैं, और जब किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण की अपेक्षा कम होता है तो उसके आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझें कि मान लीजिए किसी का हाइट 5 फीट है और उसका एक दोस्त है, उसके दोस्त की हाइट 5.5 फीट है। तो अक्सर ये पूछा जाता है, छोटा जो था 5 फीट का जो था उससे कहिएगा कि यार तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत लंबा
लंबा है, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा लंबा है, तो क्या बोलता है जिसका 5 फीट एज है, लंबाई है, वो कहता है कि हाँ हमसे 6 इंच ज्यादा है, मतलब आधा फीट ज्यादा लंबाई है उसकी। कितनी ज्यादा लंबाई है? तो 6 इंच लंबाई ज्यादा है। हालांकि 6 इंच लंबाई उसमें से किसी की नहीं है। एक की लंबाई कितनी है? 5 फीट। दूसरे की लंबाई कितनी है? 5 फीट 6 इंच। लेकिन बात वो क्या कह रहा है कि हाँ हमारा दोस्त जो है वो हमसे 6 इंच लंबा है। तो 6 इंच ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लंबाई 5 फीट वाले की अपेक्षा अधिक है, मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है। और अगर ज्यादा लंबा जो है उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा दोस्त तो बड़ा छोटा है, तो 5.5 फीट वाला क्या कहेगा? 5.5 फीट वाला कहेगा कि हाँ वो हमसे 6 इंच छोटा है, आधा फीट। आधा फीट छोटा का मतलब क्या हुआ? 1/2 छोटा माने माइनस। तो जब किसी वस्तु पर उपस्थित किसी आदमी की लंबाई आसपास के लोगों से कम होती है तो उसकी लंबाई को ऋणात्मक लंबाई कहते हैं। जब किसी आदमी की लंबाई आसपास के लोगों से ज्यादा अधिक होती है तो उसकी लंबाई को धनात्मक लंबाई कहते हैं। उसी तरह से जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण से अधिक होता है तो उसको धनावेश कहा जाता है, और जब किसी वस्तु का आवेश आसपास के वातावरण से कम होता है तो उसके आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे रेगुलर क्लास होगी तो। मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसा शुरू किया जाए, ऐसे विषय पर बातचीत की जाए जो आप लोग कुछ उसमें बता सके। तो मैट्रिक में आप लोगों ने 10th क्लास में प्रकाश विज्ञान खूब पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? सभी लोगों ने प्रकाश विज्ञान पढ़ा होगा। बताएं दर्पण आपके घर में है या नहीं है? आप भी कुछ बोलेंगे तो आपका मन लगेगा। आपके घर में दर्पण है? नहीं है, किसी के घर में नहीं है। जी विकास जी, है? दर्पण किसको कहते हैं? नहीं सर, दर्पण शीशा नहीं होता। दर्पण दर्पण होता है, शीशा शीशा होता है। जो शीशा आप खिड़कियों में लगाते हैं क्या उसको दर्पण कहेंगे? तो इसको दर्पण नहीं कहेंगे, इसका मतलब कि शीशा दर्पण होता है ये नहीं कहा जा सकता। अगर शीशा दर्पण होता है ये कहेंगे हम लोग तो इसका मतलब कोई भी शीशा वो दर्पण कहलाएगा, ऐसा तो है नहीं। दर्पण किसे कहते हैं विकास जी? व्हाट इज मिरर? जी श्रीमन नारायण साहब बताएं। दर्पण दर्पण किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया, 2 नंबर का सवाल आ गया, दर्पण किसे कहते हैं? आप बताइए, 2 नंबर लेकर के आएंगे कि छोड़ के आएंगे? अब दर्पण शीशा होता है ऐसा कह देंगे तब तो नंबर मास्टर नहीं देगा, ये तो पक्का है। तो दर्पण होने के लिए शीशा का होना कोई जरूरी नहीं है। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उस हेडलाइट में भी दर्पण लगा होता है। लगा होता है ना गाड़ी के हेडलाइट में दर्पण। अब गाड़ी के हेडलाइट में अगर दर्पण लगा हुआ है तो गाड़ी का हेडलाइट कैसा होता है? एक इस तरह की कटोरी होती है ना, इस तरह की एक कटोरी होती है, और उस कटोरी में आगे से एक शीशा लगा होता है और बीच में यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। यही तो है हेडलाइट। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च में यहाँ एक बल्ब लगा होता है और वो एक कटोरी के अंदर होता है और कटोरी के सामने एक ग्लास लगा होता है। इस बल्ब से जो भी प्रकाश निकलता है वो इस शीशे को पार करके सड़क पे आता है ना? अब आप कहें कि इसमें बल्ब को दर्पण कहेंगे या आगे जो शीशा लगा हुआ है जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको दर्पण कहेंगे, या उस कटोरी को दर्पण कहेंगे जिसके बीच में वो बल्ब लगा हुआ है? जी विवेक साहब बताएं। ये सामने वाला शीशा दर्पण है या कटोरी दर्पण है या वो बल्ब दर्पण है?
भी है, बहुत गाना सुनाई पड़ा है, बहुत गाना सुनाई पड़ रहा है, विवेक कुमार के बारे में दिखाई रहा है। जी बोलिए। इन तीनों में दर्पण कौन है? ये जो बल्ब दिख रहा है, बल्ब, ये दर्पण है कि सामने एक कांच लगा हुआ है, ये कांच दर्पण है, या यहाँ पे एक कटोरी है, इस तरह की एक कटोरी है, कटोरी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? कटोरी दर्पण है, वेरी गुड। बल्ब दर्पण नहीं है, क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, दर्पण प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, और बल्ब यहाँ प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। विवेक कुमार अपना माइक ऑन कीजिए, जब बोलना होगा तब माइक ऑन कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। तब माइक को ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। नहीं हो पा रहा है, हम करें, हम करेंगे तो सभी करना पड़ेगा। ये आगे वाला जो कांच है, ये भी दर्पण नहीं है, तो क्योंकि जितना बल्ब से प्रकाश निकलता है वो सारा का सारा इस कांच से बाहर चला जाता है, इसलिए ये दर्पण नहीं है। दर्पण से प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता, वो तो लौट जाता है, पहली ओर लौट जाता है ना। हम लोग सूर्य की दिशा में अपना घर का आईना करते हैं, तो आईने पर प्रकाश पड़ता है और लौट करके दूसरे छत पर हमारा दोस्त रहता है, उसके आंख पर चमकता है। कहा नहीं के बुझा, जब बोला था नहीं बुझा था कि नहीं के बुझा। ये तौसीफ साहब हमारे घर के तरफ से जुड़े हुए हैं, तो भोजपुरी इन लोगों को समझ में आती है, तो इनको तो भोजपुरी में भी पढ़ाया जा सकता है ना। तो बुझाता का कहता नहीं, तही जौन आगे कांच लागल बा, एक अचवा से बल्ब के जतला प्रकाश बा उ सब बहरी निकल जाला। अब आईना को हमने के टॉर्च जलाइब जा, तो प्रकाश जो टॉर्च के बा वो आईना के दूसरा तरफ से तो निकली ना। एकरा मतलब क्या बा कि आईना पारदर्शी ना होला, अपारदर्शी होला। आई जौन कांच लागल बा पारदर्शी बा, मतलब ये कांच आईना ना है, कांच दर्पण ना है, इस कांच को हम दर्पण नहीं करेंगे। तो दर्पण कहाँ है भाई? तो ये जो कटोरी है गोल, बहुत चमकीली होती है, एक सिल्वरिंग किया होता है, चांदी कलर से उसको पेंट किया जाता है। वो सिल्वर कलर की जो कटोरी है वो शीशे की नहीं बनी होती है, तो सिर्फ साहब वो प्लास्टिक पदार्थ की बनी होती है, लेकिन वो प्लास्टिक पदार्थ की बनी हुई कटोरी ही वहां दर्पण है। वो दर्पण है, तो यहाँ से जब प्रकाश निकल करके इस कटोरी पर पड़ता है, तो यहाँ से परावर्तित होकर के ये भी सीधा जाता है। यहाँ से जो प्रकाश यहाँ टकराएगा वो भी सीधा जाएगा, जो यहाँ टकराएगा ये भी टकरा के इधर जाएगा, यहाँ टकराएगा वो भी जाएगा, यहाँ टकराएगा वो भी जाएगा। तो सामने से जो प्रकाश निकल रहा था वो तो निकल ही रहा है, और जो कटोरी से टकरा रहा है इसके अंदर वाली दीवार से, वो भी सामने सड़क पर जाता है, इसलिए सामने सड़क पर प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये कहना अब यहाँ क्लियर हो गया कि चूंकि कांच का ये नहीं बना, प्लास्टिक पदार्थ का बना है और इसको हम दर्पण कह रहे हैं, इसका मतलब ये कहना गलत होगा कि दर्पण कांच का होता है या कांच को दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होने के लिए कांच का होना कोई जरूरी नहीं है, दर्पण होने के लिए प्लास्टिक का होना कोई जरूरी नहीं है। तब दर्पण किसे कहेंगे? तो किसी भी पदार्थ का वह सतह जिस पर पड़ने के बाद प्रकाशीय किरणें पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है, उस सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। किसे कहेंगे? तो सीधा छोटे में अगर बोला जाए तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी परावर्तक सतह को दर्पण कहा जाता है, और परावर्तक सतह मतलब जो सतह प्रकाश को परावर्तित कर दे। लेकिन अब परावर्तित कर दे समझने के लिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हम लोग एक एक, अभिषेक साहब आ गए हैं जो, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आओ तो परिचय दे दिया करो, ये आ गए हैं तब तो समझ में आएगा। इसमें तीन ही चार लोग एक साथ दिखते हैं, बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको? श्रीमन नारायण। हाँ, प्रकाश के परावर्तन का होला।
अच्छा, हमारे घर में जो आईना है, हम लोग जी बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। बोलिए नारायण जी। विकास कुमार बोल रहे हैं। जी बोलिए विकास जी, बताएं। बताइए, आपको स्क्रीन पर ला दिया, सभी लोग बड़ा बड़ा देख रहे हैं आपको। तौसीफ तौसीफ साहब बताइए। माइक ऑन कर दीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जी श्रीमन नारायण जी बताएं। प्रकाश का परावर्तन तो खूब पढ़ा होगा, जब 10th क्लास में पढ़ते थे, पढ़ा था ना प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। दर्पण नहीं समझ में आया तो दर्पण नहीं समझ में आएगा जब तक प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो प्रकाश का परावर्तन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी पदार्थ का ऐसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अब परावर्तन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दर्पण समझ में नहीं आएगा। अब देखिए परावर्तन को कैसे समझाते हैं, उसके बाद दर्पण को आधा मिनट में समझ जाएंगे। मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ पर कोई प्रकाशीय किरण आकर के यहां पर टकराती है। अब यहां जब प्रकाश की किरण आकर के टकराएगी इस पदार्थ के सतह पर, तो आप खुद से सोचिए कि इस प्रकाश का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। पहली संभावना हो सकता है कि ये प्रकाश इस पदार्थ को पार करके चला जाए, हो सकता है ना। जैसे हेडलाइट में बल्ब से प्रकाश निकलता था, आगे कांच था, कांच को पार करके चला जाता था। अगर प्रकाश पार नहीं हो रहा है तो दूसरी संभावना क्या बनती है? दूसरी संभावना बनती है कि हो सकता है कि ये पदार्थ जो है इस प्रकाश को अपने अंदर शोषित कर ले, अपने अंदर सोख ले। कहा जाता है कि भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है, गाय को गर्मी कम लगती है। क्या कारण है? इसलिए कि भैंस का जो चमड़ा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, और काले रंग का ये गुण है कि काला रंग हर रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता, प्रकाश के साथ साथ और क्या होता है? उष्मा होती है, गर्मी होती है। तो जब काला रंग जो है प्रकाश को अवशोषित करेगा तो उस प्रकाश के साथ साथ क्या करेगा? उसकी उष्मा को भी अवशोषित कर लेगा, और उष्मा को जब अवशोषित करेगा। हाँ बताएं, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा? जी, स्टडी रूम नहीं, इसमें भी आएगा। ऐसे रेगुलर क्लास हम लोग करेंगे तो जूम ऐप पर करेंगे, जूम ऐप क्लियर चलता है, ये भी सही है। अरे कुछ नहीं दिक्कत होती है, पहले दिन आए हैं तो दिक्कत तो होगी ही ना। तो दूसरा हो सकता है कि ये उसको अवशोषित कर ले, और अगर ये प्रकाश पार भी नहीं होगा और अवशोषित भी नहीं होगा तो क्या होगा? पहले वाली इस माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस सतह के ऊपर हवा है, इस सतह के नीचे क्या है? मान लीजिए ये कांच है, और कोई प्रकाशीय किरण, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इस हवा से चल करके कांच पर पड़ी और फिर कहां चली गई? हवा में। तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर आती है, इस सतह पर, इसके नीचे नहीं जा रही है, सतह पर आती है और फिर से पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के दोबारा पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत हम लोगों ने किया है ऐसा। छत पर चले जाइए आईना लेकर के,
और आईना लेकर के जब छत पर जाइएगा और किसी दूसरे छत पर आपका एक दोस्त खड़ा है, सूर्य से एक खास कोण पर उस आईने को रखिएगा तो आईने से टकरा करके सूर्य का प्रकाश आपके दोस्त के आंख पर जाकर के चमकेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? है ना? क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से प्रकाश चल करके हवा में चलता हुआ आया और आपके आईने से टकराया, और आईने पर टकराने के बाद फिर आईने के अंदर नहीं गया, फिर से वो हवा में ही लौट गया। तो प्रकाशीय किरण एक बार हवा से चल के कांच पर आई और फिर हवा में लौट गई, दोबारा हवा में लौटने की जो क्रिया है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश से चलकर कांच तक आने की जो क्रिया है उसको प्रकाश का आपतन कहा जाता है, और सतह से फिर लौटने की जो क्रिया है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जो सतह प्रकाश को लौटा देता है पहले वाले माध्यम में, उस सतह को परावर्तक सतह या दर्पण कहते हैं। अब दर्पण किसे कहेंगे समझ में आ जाएगा कि किसी भी पदार्थ का वह सतह, ये मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ का ये एक ऐसा सतह है, इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये उसको क्या करता है? लौटा देता है, परावर्तित कर देता है। तो किसी भी पदार्थ का ऐसा सतह जिस पर पड़ने के बाद प्रकाशीय किरणें पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती हैं, उस सतह को दर्पण कहा जाता है। अगर इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस सतह को दर्पण कहा जाएगा, इस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो इस सतह को दर्पण नहीं कहा जाएगा। हमारा जो आईना होता है, उस आईने में जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं केवल वही सतह दर्पण है, पीछे उलट में तो हमारा चेहरा नहीं दिखता, तो पीछे वाला सतह दर्पण नहीं। मतलब पूरा पदार्थ दर्पण नहीं होता है, पदार्थ का केवल वो सतह दर्पण होता है जिस सतह से टकरा करके प्रकाश की किरण पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। हाँ, अब बताइए समझ में कुछ आया? दर्पण किसे कहते हैं? जैसे चांदी की कटोरी है, चांदी की कटोरी में कांच तो है नहीं, फिर भी उसमें अपना चेहरा दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि चांदी का कटोरी जो है वो प्रकाश को लौटा देता है, परावर्तित कर देता है, तो चांदी की कटोरी को दर्पण कहा जा सकता है। ठीक है? वो जो टॉर्च हमने दिखाया, टॉर्च के अंदर जो कटोरी होती है, जिस कटोरी के अंदर बल्ब लगा होता है, वो बल्ब क्या करता है? प्रकाश को लौटाता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए वो कटोरी क्या होगी? लेकिन अगर आपके बुक के किताब के पेज पर प्रकाश पड़ता है तो वो लौटाता नहीं है उतनी मात्रा में, इसलिए किताब का पेज आपका जो है वो दर्पण नहीं है। प्रकाश क्या है? 10th क्लास में आप लोगों ने लगता है जो पढ़ा था वो सब भूल गए, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर फिजिक्स में कहीं से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, तब बताया जाए। अभी तो हम खुद अपने मन से बोल रहे हैं, जो समय भी हो रहा है, 10 मिनट में क्लास ऑफ किया जाएगा। तो जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, परमाणु के बारे में जानते हैं? परमाणु के बारे में क्योंकि थोड़ी बहुत परमाणु संरचना 11 क्लास में पढ़ना था आपको, केमिस्ट्री में 9th क्लास में भी पढ़ना था, और 12th में इंटर में पढ़ना है। विकास जी बताइए। परमाणु के बारे में कुछ भी बताइए जो आप जानते हैं, ये ना सोचिए कि गलत हो जाएगा। परमाणु के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहला परिभाषा क्या उसमें लिखाया गया होगा परमाणु के बारे में? डाल्टन का परमाणु मॉडल लिखाया गया होगा। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल बता दीजिए, उसी में परिभाषा निकल जाएगा परमाणु का। डाल्टन साहब ने क्या बताया कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। Every substance of the universe making with similar type of tiny particles, these particles are known as atom. ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं चाहे वो देखने में कैसी भी हो,
किसी भी आकार की हो, किसी भी रंग की हो, किसी भी स्वाद की हो, उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो जो सबसे छोटा उसका कण मिलेगा वो ये नहीं का हर पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। विकास जी, माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। जब बोलना होगा तो माइक ऑन कीजिए। आपकी आवाज आ रही है ना इधर, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है जी। हाँ, आप लोग अपना माइक ऑन कर लेते हैं ना, तो आपके कमरे में जो साउंड है वो सबसे करने लगता है। आप भी अपना माइक ऑफ करिए, बिल्कुल क्लियर दिखा सुनाई पड़ेगा। जब बात करना होगा तो माइक ऑन कर लीजिएगा। देखिए फिर माइक ऑन हो गया। माइक को अपने ऑन ना कीजिए, ऑफ रखिए। हाँ, अभी ठीक है और आवाज क्लियर जा रही होगी। तो परमाणु का निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से होता है। नाम बताइए श्रीमन नारायण साहब, कौन कौन से 3 कणों से मिलकर के परमाणु बनता है? परमाणु जो है ये 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर के बनता है। उनका नाम बताएं, पहला, दूसरा और तीसरा। बताएंगे? नहीं बताएंगे? बहुत आसान, आप सब लोग जानते हैं, केवल भूल गए हैं। और भूल क्यों गए हैं? इसलिए भूल गए हैं जी, तुम्हें बता रहे हैं, बताएं। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु बनता है। छोटू साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप शायद पहली बार जवाब दिए हैं। जल्दी बता दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। -4 का इसलिए यहाँ लिख देते हैं। हाँ, दुबे जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, करना होगा तब ऑन कीजिए। विवेक कुछ बता रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक कण होता है, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और उसका मान होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? बताइए, एक प्रोटॉन का आवेश। हाँ, वेरी गुड। जितना ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही धन आवेश एक प्रोटॉन पर होता है। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? E बराबर +1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम क्या है भाई? तो आवेश है, SI मात्रक। अब आप पूछेंगे कि दोनों में E हमने क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉन के लिए भी E लिख दिया, प्रोटॉन के लिए भी E लिख दिया। तो ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसको हम लोग स्मॉल e से सूचित करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ई, या तो प्लस ही रहेगा या फिर माइनस ही रहेगा। अब प्रोटॉन का आवेश लिखेंगे तो प्लस ई लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे तो माइनस ई लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर बराबर आवेश होता है, इसलिए दोनों को स्मॉल ई से लिखा जाता है।
इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए तीसरा कण एक और था क्या? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये प्रोटॉन का आवेश है। अब न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक न्यूट्रॉन कण पर कितना आवेश होता है? दुबे जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, बताएं एक न्यूट्रॉन कण पर कितना आवेश? दुबे जी सिमरी से बोल रहे हैं, सिमरी से बोल रहे हैं ना दुबे जी? अपना माइक ऑन कर लीजिए। दुबे जी अपना माइक ऑन करके तब बोलिए। भूल गए हैं? तो भूलिए नहीं, ये याद रखिए कि एक न्यूट्रॉन कण जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन कण न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? न्यूट्रॉन का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल माने उदासीन, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक प्रोटॉन का आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्लियर? अब अगली बात बताएं आपको। मैं आपका माइक बंद कर दे रहा हूं, आप लोगों को बंद करने में दिक्कत हो रही है, फिर जब बोलना होगा तो ऑन कर लेंगे। तो अब बताएं ये तीन प्रकार के जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये परमाणु में रहते कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? जैसे हमारे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो सबके रहने का अलग अलग कमरा होता है या अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरा होता है? खाना पकाने के लिए अलग कमरा होता है, सोने के लिए अलग होता है, पढ़ने के लिए अलग होता है, गेस्ट आ गए तो गेस्ट को बैठाने के लिए अलग होता है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ होते हैं? जी दुबे बताइए बताइए। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। वेरी गुड। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। असल में परमाणु जो होता है उस परमाणु को दो भाग में बांटा गया, एक परमाणु का आंतरिक भाग, एक परमाणु का बाहरी भाग। ये पूरा परमाणु है। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है और इसका ये मुख्य भाग जो है, आप लोग माइक बंद नहीं कर पाते, माइक अपना अपना ऑफ कर लिया कीजिए, जब बोलना हो तब ऑन कीजिए। परमाणु का जो मध्य भाग होता है ये धन आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसी मध्य भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रकार के कण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के मध्य में, और इसी मध्य भाग को नाभिक कहा जाता है। ये मध्य भाग जो है वो धन आवेशित होता है। और ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन कण है, ये इलेक्ट्रॉन कण इसी नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक, ठीक है? अच्छा दुबे जी एक सवाल और है, समझ में कम आता है हमें, आप हमारा हेल्प कीजिएगा, ठीक है? हमने सुना है कि परमाणु उदासीन होते हैं, आपने भी सुना है? परमाणु उदासीन होते हैं का मतलब यह है कि परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो जब परमाणु आवेशित कणों से मिलकर के बने हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश है और इसके नाभिक में जो प्रोटॉन कण है, ये प्रोटॉन कण धन आवेशित है। ये परमाणु आवेशित कणों से बना है, तो फिर ये उदासीन क्यों होता है? मतलब परमाणु पर कुल आवेश का मान 0 होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। याद नहीं आ रहा?
अच्छा, याद नहीं आ रहा। बाकी लोग कुछ बताएंगे इसके बारे में? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? बहुत सिंपल। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ना। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम और एक प्रोटॉन का इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। मतलब जितना ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ही धन आवेश एक प्रोटॉन के ऊपर होता है। और धन प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो जितना धन आवेश होगा परमाणु में उतना ही ऋण आवेश होगा। अब धन आवेश और ऋण आवेश जब बराबर बराबर होंगे तो जितना प्लस उतना माइनस बराबर क्या होगा? 0। 50 रुपया कमा करके ले आए और 50 रुपया का समोसा और रसगुल्ला खा गए, तो घर कितना बचा के ले आए? कुछ नहीं, 0। तो परमाणु के अंदर आवेश होते हैं क्योंकि परमाणु आवेशित कणों से ही मिलकर के बना होता है, लेकिन धन और ऋण आवेश का मान बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। इसलिए परमाणु अपने से बाहर किसी आवेश का प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ रही है। विवेक साहब, नींद आ रही है? और कल तो शायद अभिया कहिया चली खा ले, होली कल जलाई जाएगी ना। कहिया जड़ता अभिया, समझ कहिया जड़ता? काल जड़ता, तो काल तो क्लास करना पड़ेगा। राबा कई बजे समझ जड़ता? जी बताएं। तौसीफ साहब बोल रहे हैं, दुबे जी बता रहे हैं। बारी बारी से बोलिए, बाकी लोग माइक ऑफ रखिए, जिनको बोलना है वो अपना माइक ऑन कीजिए। सब लोग बोलेंगे तो आवाज में दिक्कत होगी। हाँ, हेलो। जी दुबे जी बताइए। हाँ विवेक साहब बताएं, आवाज आ रही है आपकी? दुबे जी बोलिए, विवेक जी बोलिए बारी बारी से। कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, सभी लोगों को ऐसी दिक्कत हो रही है। आप लोग थोड़ा सा, आज पहला दिन था इसलिए समझ में कम आ रहा है। सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ रखेंगे क्लास में। जिनको बोलना होगा वो अपना माइक ऑन करके बात करेंगे, फिर बोलने के बाद फिर अपना माइक ऑफ कर लेंगे। ऐसे में सभी लोगों का अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में हम लोग रहते हैं ना, तो सबका एक आवाज एक ही साथ आएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो बारी बारी से जिसको बोलना हो अपना माइक ऑन करके बोलिएगा। तो कल क्लास रखना है कि नहीं रखना है ये बताइए। आपको तो रखना ही है, हमें पता है। बाकी लोग कल क्लास रखा जाए? नहीं, 7 बजे रखा जाए कि 8 बजे रखा जाए? अच्छा ठीक है, तो 8 बजे रखा जाए, 7 बजे रखा जाए इसी टाइम पर। 8 बजे रखें, 8 बजे रखा जाए। पहले तो मालूम रहेगा तब तो बोलिएगा ना, नहीं तो 7 बजे आइएगा और क्लास बंद रहेगा तो आपको क्लास ही नहीं चल रहा है। क्लास के लिए 8 बजे रखते हैं, ठीक है। खाना वाना खा के तब इत्मीनान से बैठिएगा और क्लास के बाद सो जाइएगा।
नोट लेके बैठिएगा, कल से आप ओके, गुड नाइट।